आज हम एक खास टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं और वो है सारणिक। तो सारणिक क्या होती है, सारणिक यानी डिटर्मिनेंट को कैसे सोल्व करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि सारणिक को किस तरीके से सोल्व करना है और सारणिक को सोल्व करने के क्या क्या नियम हो सकते हैं और सारणिक को सोल्व करने के क्या तरीके होते हैं, क्या वेज होते हैं, क्या मेथड्स होते हैं, ये डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रही है। तो आप इस वीडियो को पूरी अच्छी तरीके से एक एक लाइन को ध्यान से देखें ताकि आप बहुत अच्छी तरीके से डिटरमिनेंट को सीख सकें। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि भाई जो टॉपिक है वो है सारणिक। यानी डिटरमिनेंट। और तो ये हम सारणिक पढ़ने जा रहे हैं। तो सारणिक क्या है, अब डिटरमिनेंट क्या है। सबसे पहली चीज़ ये है कि हमने इससे पहले मैट्रिक्स के क्वेश्चंस किए। अब मैट्रिक्स के क्वेश्चंस को किस तरीके से सोल्व करते हैं ये आपको बहुत अच्छे तरीके से आता होगा, क्योंकि हमने मैट्रिक्स के क्वेश्चंस किए, उसके एनालिसिस किया है और उसके प्रकार देखे हैं और साथ में उसके एग्जाम्पल्स देखे हैं। बोर्ड में आने वाले कुछ क्वेश्चंस भी देखे हैं जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो उसके बाद अब हम डिटरमिनेंट सारणिक चालू करेंगे। और सारणिक क्या होती है, यानी एक्चुअली में मैट्रिक्स और सारणिक में कुछ समानता है, कुछ अंतर हैं। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि मैट्रिक्स और सारणिक में क्या समानता है। तो आप ये देखो अच्छी तरीके से कि एक मैट्रिक्स के बहुत सारे प्रकार बताए थे आपको अवयव के, और बहुत सारे प्रकार बताए थे। तो उन प्रकारों में से एक प्रकार था वर्ग अवयव। याद आया वर्ग अवयव। तो वर्ग अवयव यानी वर्ग मैट्रिक्स इसे बोलते हैं। तो सबसे पहले चीज़ ये है कि मैट्रिक्स में वर्ग अवयव को देखते हैं। क्या है वर्ग अवयव। तो वर्ग अवयव स्क्वायर मैट्रिक्स किसे बोलते हैं। तो यदि एक मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होती है तो उसे वर्ग मैट्रिक्स बोलते हैं। ध्यान दो आप, यदि एक अवयव में पंक्ति यूं, ध्यान दो ये पंक्तियों की संख्या है ना, यदि स्तंभों की संख्या, ध्यान दो स्तंभों की संख्या के बराबर देख लो मैं कहाँ तक दिख रहा, संख्या के बराबर हो तो वर्ग अवयव कहलाता है। अब गौर करने वाली बात ये है, ध्यान देने वाली बात ये है कि हम इससे स्टार्ट करेंगे और इसको समझेंगे फिर से एक बार। एक अवयव में पंक्तियों की संख्या यदि स्तंभों की संख्या के बराबर हो, एक मैट्रिक्स है और उसमें पंक्तियों की संख्या यदि स्तंभों की संख्या के बराबर हो तो उसे वर्ग अवयव बोलते हैं। यानी किसे बोलते हैं, वर्ग अवयव। जैसे A = 2 3 1 4। तो इसमें देखा 1 2, ये R1 और ये R2, ये C1 और ये C2। यानी स्टूडेंट्स आप इसको गौर से देखोगे तो पता चलेगा पंक्तियों की संख्या 2 है और स्तंभों की संख्या भी 2 है। इसका मतलब क्या हुआ, ये एक वर्ग मैट्रिक्स है। चलो कोई और उदाहरण ले लेते हैं। आपकी इच्छा होगी कि दूसरा उदाहरण ले लो। तो मैंने ले लिया 2 3 1 4 1 1 7 1 9। यहाँ देखो क्या है 1 2 3 R1 R2 R3 C1 C2 C3। तो यहाँ पर स्तंभों की संख्या कितनी है, 3 है, और पंक्तियों की संख्या भी 3 है। यानी पंक्तियों की संख्या यदि स्तंभों की संख्या के बराबर होगी तो उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे वर्ग अवयव। तो इसको हमने वर्ग अवयव बोल दिया। यानी कुल मिला के बात करें तो सीधी बात, नो बकवास, तो ये 2 × 2 की मैट्रिक्स है और ये 3 × 3 की मैट्रिक्स है। अब ध्यान दो आप, ये वर्ग मैट्रिक्स सारणी बन जाएगी। ये वर्ग मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, सारणी। कब, यदि
इसका एक निश्चित मान निकाला जा सके, इसका एक निश्चित मान निकाला जा सके। तो एक निश्चित मान निकाला जा सकता है क्या? आप इस बात पर ध्यान दो कि एक यदि निश्चित मान निकाल सकते हैं, यानी एक फिक्स वैल्यू निकाली जा सकती है, तो ऐसे वर्ग मैट्रिक्स को सारणिक बोल सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखना कि उसका जो चिन्ह है वो अलग होगा और उसका एक मान निकाला जा सकेगा। अब हम क्या सवाल ये उत्पन्न होता है कि क्या मैट्रिक्स में मान नहीं निकाल रहे थे? कहाँ निकाल रहे थे? आप ध्यान से देखो, हम मैट्रिक्स में केवल कन्वर्ट कर रहे थे, इससे उससे, उससे इससे, हम कुल मिलाकर के कन्वर्ट कर, एक मैट्रिक्स को हम सोल्व करके कहाँ वैल्यू निकाल रहे थे? तब तक कि जब तक नहीं निकाल पा रहे थे जब तक कि समीकरण नहीं दे रखी थी। तो समीकरण दे रखी थी तब जाके हमने मान निकाल पाए थे, हम ऐसे नहीं निकाल पाए थे। आप ध्यान दो इस पर। तो यहाँ मैट्रिक्स में हम क्या करते हैं, एक दूसरे में कन्वर्ट करते रहते हैं, बस इसमें इधर से उधर से उधर से उधर, पर एक फिक्स वैल्यू नहीं निकल पाती। एक किसी भी एक मैट्रिक्स की फिक्स वैल्यू नहीं निकल पाती। पर सारणिक में ऐसा नहीं होगा। सारणिक में क्या होगा, एक फिक्स वैल्यू आएगी और उसका एक निश्चित मान आपको प्राप्त होगा। तो अब क्या बोलते हैं, अब सारणिक की बात करते हैं। सारणिक एक वर्ग आयु A इक्वल AIJ को सारणिक कहते हैं। एक वर्ग अवयव AIJ को सारणिक कहते हैं यदि इसका एक निश्चित मान निकाला जा सके एवं इसे डिटर्मिनेंट ऑफ A से, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ A से व्यक्त करते हैं। ध्यान दो, क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ A, यानी इस तरीके से ब्रैकेट में यूज़ करते हैं। अब आप ये देखो कि सारणिक में इस बात का ध्यान रखना है आपको, कुछ बातों का ध्यान रखो। एक वर्ग अवयव सारणिक कहेंगे, इसका एक निश्चित मान निकाला जा सके एवं इसे डिटर्मिनेंट ऑफ A से लिखा जा सकते हैं, व्यक्त करते हैं। सारणिक को डिटर्मिनेंट ऑफ A यानी ऐसे लिखते हैं, और डिटर्मिनेंट ऑफ A को ऐसे लिखते हैं, और यहाँ अवयव लिख लेंगे A11, A12, A21, A22। ये एक सारणिक होगी। इस बात का ध्यान रखना है कि जो डंडे होंगे ये मॉडुलस का चिन्ह नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि इसका एक डंडे बिल्कुल सीधे होंगे। देखो ये बिल्कुल सीधा है, ऐसे स्ट्रेट। मैट्रिक्स में क्या था, ये ऐसे बने हुए थे, है ना। इसमें ये ऐसे नहीं होंगे, ये सीधे होंगे। अब ध्यान रखना है मॉडुलस नहीं है, मतलब मापांक व फलन नहीं है। तो ऐसा देखने में लगता है जैसे मापांक फलन हो, तो मापांक फलन नहीं है। इस बात का ध्यान रखें, ये डिटर्मिनेंट है और इसकी वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही प्राप्त हो सकती है, जबकि मापांक फलन की जो वैल्यू मिलती थी वो एक पॉजिटिव वैल्यू ही मिलती थी। तो बी केयरफुल, आपको इसका अच्छी तरीके से ध्यान रखते हुए इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, और आपको इसका ध्यान रखना है कि कैसे सोल्व करना है क्वेश्चन को और किस तरीके से इसको सोल्व किया जा सकता है। तो सबसे पहले हमने देखा, अब कुछ एग्जाम्पल से देते हैं। जैसे डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल 1 2 3 1, ये एक सारणिक हो गई। जैसे एग्जाम्पल और देख लो, जैसे डिटर्मिनेंट ऑफ B इक्वल 1 7 9 1, ये हो गई। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि इसमें पंक्तियाँ 2 हैं और स्तंभ भी 2 हैं। तो क्या वन क्रम 1 का भी बनेगा? बिल्कुल बनेगा। यदि कोई डिटर्मिनेंट ऐसे दे रखा है, आप ध्यान दो कि यदि कोई डिटर्मिनेंट ऐसे दे रखा है तो ये 3 का मतलब है इसकी वैल्यू 3 होगी, है ना। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 3। तो इसका क्रम क्या है? इसका क्रम है 1 क्रम 1, यानी 1 क्रॉस 1 है। तो ये ध्यान रखना है कि सारणिक है, डिटर्मिनेंट है, तो 1 क्रॉस 1 है इसका ऑर्डर, मतलब 1 क्रॉस 1, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो 3 हो जाएगी। तो आप एक ध्यान रख सकते हो कि इसकी एक निश्चित वैल्यू प्राप्त होगी। बस इस बात का ध्यान रखना, आपको ध्यान रखना जरूरी है कि ये मॉडुलस नहीं है, मापांक फलन
नहीं है, ठीक है ना। तो ये आपने ध्यान रखा डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो यदि 1 क्रम 1 का कोई भी डिटरमिनेंट होगा तो उसकी वैल्यू एज इट इज होगी, उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं। यदि 2/2 का होगा तो उसको ऐसे इस तरीके से देख सकते हैं। अब सवाल ये उत्पन्न होता है कि सर 1 क्रम 1 का जो आपने बताया उसको तो सोल्व कर सकते हो आप, और उसका आंसर वैसे वैसे ही होगा। 2 क्रॉस 2 का यानी 2 क्रम 2 की सारणी को कैसे सोल्व करते हैं, तो आओ उसके बारे में बताते हैं आपको। तो मान लो 2 क्रम 2 का एक सारणी है आपके पास। तो 2 क्रम 2 का ये सारणी क्या, ये आपके सामने लिखा हुआ है। तो इसको सोल्व करना है आपको। तो सोल्व करने के लिए क्या करना है आपको, क्या करना है, ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी। इसको इससे गुणा कर लो, इसको इससे, यानी a11 a22 माइनस a12 a21। ये क्या चीज़ है, क्या ये क्या है। अब ये 2/2 का, ये तो पता चल रहा है ना, 2 पंक्तियां 2 स्तंभ है। अब आप इस बात का ध्यान रखो कि ये क्या है, ये है मुख्य विकर्ण। क्या है, मुख्य विकर्ण। और ये क्या है, ये है पश्चिम विकर्ण। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है a11 a22 को गुणा कर रहे हैं, यानी मुख्य विकर्ण के अवयवों का गुणनफल माइनस पश्च विकर्ण के अवयवों का गुणनफल। मतलब यही हुआ ना, सीधी बात, लो बकवास। देखो, मुख्य विकर्ण के अवयवों को गुणा कर लेंगे, पश्च विकर्ण के अवयवों को गुणा कर लेंगे और एक दूसरे में से माइनस कर देंगे। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, डिटरमिनेंट यानी सारणी का मान निकाल सकते हो। तो देखो कितना आसान है ना, है। तो इसको गुणा कर लो और इसको गुणा कर लो, तो इस तरीके से निकाल सकते हो। जैसे मान लो एक डिटरमिनेंट दे रखा है आपको, ये दे दिया 1 2 3 1, ये दे दिया। तो क्या करेंगे, मुख्य विकर्ण के अवयव क्या क्या है, 1 × 1 माइनस 2 × 3, तो कितना गया 1 - 6, यानी कितना गया -5। तो इस बात का ध्यान रखना आपको, ये -5 आपका आंसर आ गया। तो इसी तरीके से कुछ और भी एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। जैसे डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू मान लो ये 1 0 0 1 है, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल कितना आ गया, इसको गुणा कर लोगे, तो इसको गुणा करोगे तो कितना होगा 1 × 1 माइनस 0 × 0, तो कितना आ गया आंसर 1। तो ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से आप बच्चों देख सकते हो कि किस तरीके से हम बहुत ही आसानी पूर्वक एक सारणी को हल कर सकते हैं। तो ये आपने देखा कि सारणी को किस तरीके से सोल्व करना है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप देख सकते हो इसको इजी गोइंग सोल्व कर सकते हो। जैसे कुछ और उदाहरण लेना चाहो तो और ले सकते हो। जैसे डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल 3 2 1 7, तो कितना हो गया, ये हो गया 21 माइनस 2, तो कितना गया, हो गया 19। तो ये आपके पास ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि क्वेश्चन को बहुत ही इजी गोइंग सोल्व किया जा सकता है। अब फिर मन में एक बात आ रही होगी आपकी कि सर आपने तो ये बताया कि भाई एक क्रम एक का आंसर तो वही आ जाता है, 2 × 2 का तो ऐसे निकाल सकते हैं, तो 3 × 3 का होगा तो कैसे करेंगे। तो और देखो ये लिखा हमने a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। बात ध्यान देने वाली क्या है, इसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर है। कैसे, ये 1 2 3, 3 पंक्ति हो गए, 1 2 3, 3 स्तंभ हो गए। यानी आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कोई सा भी सारणिक बने, कोई सा भी सारणिक हो, एनी हाउ कंडीशन में या तो 1/1 का होगा, या फिर 2/2 का होगा, या फिर 3/3 का होगा, या फिर 4/4 का होगा। पर 4/4 का आपके सिलेबस में नहीं है, तो हम कहाँ तक पढ़ेंगे, 3/3 तक। तो ये हमने 3/3 का एक सारणिक ले लिया।
अब इसको सोल्व करने के लिए आपको क्या करना है, कुछ बातों का ध्यान रखना है। अब बातें कौन कौन सी हैं जिनको आपको ध्यान रखोगे? जब भी एक सारणी को खोलते हैं या ओपन करते हैं, इसकी वैल्यू निकालते हैं, तो या तो पंक्ति या स्तंभ के सापेक्ष खोलते हैं। तो या तो पंक्ति के सापेक्ष और या स्तंभ के सापेक्ष। तो आपको पता होना चाहिए कि पंक्तियाँ क्या है, ये पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति और ये तीसरी पंक्ति। या तो ऐसे खोलो, या फिर पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ और तीसरा स्तंभ, कहीं से भी आप इसको खोल सकते हो, बशर्ते कुछ बातों का ध्यान रखो। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि आप इस बात का ध्यान रखें कि जब इसको सोल्व करना है तो आपको प्रथम पंक्ति के हिसाब से ही खोलना है। अब प्रथम पंक्ति से आप सीख जाओगे तो फिर द्वितीय से भी खोलो, तृतीय से भी खोलो, प्रथम स्तंभ से खोलो, द्वितीय स्तंभ से खोलो, तृतीय स्तंभ से भी खोलो, क्योंकि उस समय तक आपको सखंडज के बारे में पूरी जानकारी हो जाएगी। तो अभी फिलहाल हम क्या करेंगे, प्रथम पंक्ति के हिसाब से इसको खोल के बताते हैं कि प्रथम पंक्ति के अवयवों के हिसाब से किसी सारणी को किस तरीके से हल किया जा सकता है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने ले लिया प्रथम पंक्ति, और ध्यान दो प्रथम पंक्ति या प्रथम स्तंभ के सापेक्ष या फिर द्वितीय पंक्ति या तृतीय पंक्ति के हिसाब से खोला जा सकता है। खोला तो कहीं से भी जा सकता है, बशर्ते आपको ध्यान हो। तो हम फिलहाल क्या कर रहे हैं, ये देखो ध्यान से देखो, मैंने इसको इस तरीके से डॉटेड लाइन से ड्रॉ किया, इसके सापेक्ष खोलने जा रहे हैं। अब जब भी आप इसको खोलोगे तो खोलते समय कुछ बातों का ध्यान रखोगे। कैसे? जैसे तो बहुत ही सिंपल तरीका बता रहा हूँ मैं आपको। A11 लिखा, ठीक है ना, फिर क्या है, थोड़ा सा स्पेस दिया मैंने, एक सारणी बना दी मैंने ऐसे इस तरीके, ठीक है। फिर दूर A12 लिखा। आपको मैं ऐसे तरीके बता रहा हूँ ताकि आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं हो। ये A11 लिखा, ये A12 लिखा, और फिर A13 लिखा, और फिर इस तरीके से बना दिया, ठीक है ना। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि पहले प्लस आएगा, फिर माइनस आएगा, फिर प्लस आएगा। तो यहाँ तो प्लस है ही सी, यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है। तो सबसे पहले प्लस माइनस प्लस, तो कुछ और भी हो सकता है, कुछ और हो सकता है, बस आपको पहली पंक्ति में यही यूज़ करना है, प्लस माइनस प्लस। उसके बाद मैं बताऊँगा कि आगे किस तरीके से सोल्व करना है, बाकी डिटरमिनेंट को रो के सापेक्ष या स्तंभ के सापेक्ष किस तरीके से खोलना है। पर फिलहाल आप एक सीखो ताकि आप इसी तरीके से दूसरे पे अप्लाई कर सको। पहले अप्लाई करना सीखो, उसके बाद फिर आगे करेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, A11 को लिखा, फिर एक डिटरमिनेंट बना दिया, फिर A12 को लिखा, फिर डिटरमिनेंट बना दिया, A13 लिखा और फिर डिटरमिनेंट बना दिया। पहले वाले क्या किया, प्लस, फिर माइनस, अभी प्लस, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा जितेंद्र सर है तो मुमकिन है, बिल्कुल। तो A11 है, तो A11 की वैल्यू निकालोगे, ध्यान दो, A11 की वैल्यू निकालने जा रहा हो, तो A11 की पंक्ति को और स्तंभ को छोड़ना है। तो इसकी पंक्ति कौन सी, ध्यान दो, A11 लिखा है, तो इसकी पंक्ति और स्तंभ ये ना, छोड़ दो इसको। दिख रहा है क्या बचा? बचा क्या इसको छोड़ने के बाद? इसकी इस पूरी लाइन को छोड़ दो और इसको छोड़ दो। क्या दिखा? ये, इसको लिख लो, A22, A23, A32, A33। अब क्या है, A12, तो A12 है, तो A12 की पंक्ति और स्तंभ को छोड़ दो। तो जैसे इसको छोड़ोगे तो क्या दिख रहा है, इसको छोड़ दिया और इस लाइन को छोड़ दिया और इस लाइन को छोड़ दिया। क्या दिखा, A21, A31, A23, A33, ठीक है। अब A13 पे आ जाओ। A13 आओगे तो इसकी पंक्ति और स्तंभ को फिर छोड़ दो। जैसे इसको छोड़ोगे तो ये लाइन और ये लाइन तो आएगी नहीं, क्या बचेगा, A21, A22, A31, A32। तो आप देख सकते हो कि कितनी आसानी से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। सबसे पहले A11 को लिखना है, फिर डिटरमिनेंट बना लिया, A12 को लिखा, A13 को लिखा और प्लस माइनस प्लस लगा दिया, और उसके बाद जिस भी अवयव को लिखेंगे उसकी पंक्ति और स्तंभ को छोड़ देंगे, तो बचेगा जो उसको लिख लेंगे। इसको लिखेंगे तो इसकी और इसको छोड़ दिया, इन दोनों को लिख लिया, और जब इसको लिखेंगे तो इसको और इसको छोड़ देंगे और इसको लिख लिया। अब ये तो अब चलो हमने लिख लिया। सर अब आपके मन में आ रहा होगा कि आगे क्या करेंगे, कि यहाँ तक तो मैं पता है, प्लस हटा दिया क्योंकि प्लस ही मतलब है, कुछ नहीं लगाया मतलब प्लस। तो ये लिखा मैंने A11 लिख लिया। अब आपको करना क्या है कि ये वही 2x2 का एक सारणी है,
2 क्रम 2 की है ना ये, तो इसको कैसे सोल्व करते हैं? मुख्य विकर्णों का गुणनफल माइनस पश्च विकर्णों का गुणनफल, यानी आप क्या करोगे A22 A33 माइनस A23 A32, ऐसे सोल्व कर लो, माइनस A12 A21 A33 माइनस A23 A31, फिर प्लस A13 A21 A32 माइनस A22 A31। तो ये तो बात हुई कब, जब इस तरीके की चीज़ें हों। तो यदि ये संख्याएं होंगी तो इजी वे इनको सोल्व कर सकते हैं और निश्चित मान प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हमने देखा कि किस तरीके से 3/3 के सारणी को सोल्व कर सकते हैं। अब मन में आ रहा होगा कि सर ये न होता तो फिर ऐसे सोल्व कर सकते थे क्या? कर सकते थे। अब आपको इसमें क्या होगा, सखंडज का यूज़ करना होता है। ये चीज़ें ख़त्म हो चुकी है, ठीक है ना। अब मैं इसमें कुछ और बताता हूँ आपको। अब इसका जो सिद्धांत है वो कोफैक्टर्स निकालते हैं, यानी कोफैक्टर्स उपसारणी के बारे में, यानी सखंडज के बारे में आपको बताया नहीं है, पर फिलहाल आप ये याद रख सकते हो -1 की पावर i प्लस जे, ये ध्यान रखो, -1 की पावर i प्लस जे। और i और j क्या है? उसके ऑर्डर्स, यानी उसके क्रम। तो इसका क्रम क्या है? देखो ध्यान से, 1 1, तो यहाँ 1 1 रखोगे तो कितना हो गया 1 + 1, यानी -1 की पावर 2, यानी -1 की पावर 2 क्या होता है? पॉजिटिव होता है ना। तो ये इसके आगे प्लस 1 2 लिखोगे तो 1 + 2 3 हो गया। तो ये क्या हो गया? विषम संख्या। यदि किसी संख्या के ऊपर, नेगेटिव संख्या के ऊपर विषम पावर हो तो उसका मतलब नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव लगा देंगे, ये पॉजिटिव लगा देंगे, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि यदि इसके सापेक्ष खोलोगे तो प्लस माइनस प्लस लगाना है, इसके सापेक्ष खोलोगे तो माइनस प्लस माइनस लगाना है, इसके सापेक्ष खोलोगे तो प्लस माइनस प्लस लगाना है, और इसके सापेक्ष खोलोगे तो प्लस माइनस प्लस लगाना है, और इसके सापेक्ष खोलोगे तो माइनस प्लस माइनस लगाना, और इसके सापेक्ष खोलोगे तो प्लस माइनस प्लस लगाना। अब इसी गोइंग आपको मैंने समझाया आपको कि यदि प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो वो प्लस माइनस प्लस ऊपर और नीचे सेम, और इसके साइन ऑपोजिट, यानी प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और प्लस है तो माइनस। इजी गोइंग आप समझ सकते हो, शुरू वाली और लाइन वाली, शुरू वाली एंड वाली वैल्यू सेम, बीच वाली की वैल्यू बिल्कुल चेंज हो जाएंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। इस तरीके से आप देख सकते हो कि हम किस तरीके से कितनी आसानी से सारणी के सवालों को सोल्व कर सकते हैं। अब ये तो बात हुई 3/3 के क्रम की। अब आगे देखते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से इसको सोल्व कर सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं कि एक उदाहरण ले लेते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से इसके क्वेश्चंस को सोल्व किया जा सकता है। तो सबसे पहले मैंने इसको सोल्व करने के लिए क्वेश्चन है 213 102 और 20 -2, ये आपका एग्जाम्पल है। और क्वेश्चन क्या है? फाइंड द वैल्यू। डिटरमिनेंट ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ए। अच्छा, हिंदी मीडियम। ए की सारणी की वैल्यू ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। सारणी मतलब कुल मिला के आपको क्या करना है, एग्जाम्पल है ऐसे लिया है और इसको सोल्व करना है। तो इस सारणी का मान निकालना है, निम्न सारणी का मान ज्ञात कीजिए। तो सोल्व करने के लिए बच्चों क्या करेंगे, सबसे पहले देखो मैंने आपको बहुत बढ़िया तरीका बताया। सबसे पहले 2 को लिखा, ऐसे बना लो, फिर यहाँ प्लस लगाया या माइनस, उसके बाद 1 लिखा, यहाँ प्लस माइनस प्लस, तो -1 और फिर एक बना लिया सारणी, फिर +3 लिखा और फिर एक सारणी बना लिया। देखो बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है, एक लाइन में सवाल सोल्व होगा। तो 2 को लिखोगे, इसी पंक्ति स्तंभ को छोड़ दिया तो ये 0 2 0 -2। 1 को लिखोगे तो इसकी पंक्ति और स्तंभ को छोड़ देंगे तो 1 2 2 -2 1 2 2 -2। और 3 को लिखोगे तो 1 0 1 0 2 0, ये आ गया। तो यदि इसको लिखा 2 और इसको सोल्व करोगे तो इसको इससे गुणा करोगे, इससे गुणा करोगे तो कुल मिला के ये हो गया 0। ये -1, ये कितना हो गया -2 और माइनस का 2 बीच में माइनस लगाएंगे और ये 4 और +3, ये तो 0 हो ही जाएगा।
तो बच्चों के आगे ये तो 0, ये -1 और ये माइनस का 6, ये +3 और इंटू 0 यानी 0, यानी कुल मिला के क्या वो माइनस माइनस प्लस यानी आंसर आएगा 6। तो ये देख सकते हो कि कितनी खूबसूरती से हमने इस क्वेश्चन का आंसर निकाल दिया।